करते तो पीड़ित तिवारी से हम जुड़े और हम पार्टी में लगातार काम करते रहे और जिले के हमारे लाभ मिलेगा। जनता सिर्फ वोट करने के लिए नहीं है, जनता को उसका हक भी चाहिए। तो वो मैं कभी किसी नेता के खिलाफ या कभी वैसे भी कभी द्वेष नहीं रखा और अभी भी पार्टी में लगा हूं। हर गांव में हर मोहल्ले में कर्मचारी तो नियुक्त है, जनता को ये सोचना चाहिए कि वो कर्मचारी है कौन जो मेरे वहां ड्यूटी करता है, उसको पकड़ना चाहिए। गवर्नमेंट सैलरी दे। तमाम युवा राजनीति में आते हैं। जी जी बिल्कुल। और किन्हीं कारणों से वोट टूट जाते हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू यादव, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। इस समय मौजूद हूं मैं ग्राम सभा सोनाड़ी में। कुछ ही महीनों बाद पंचायत का चुनाव चालू होने वाला है और विभिन्न वार्डों में बड़े बड़े प्रत्याशी अपने जिला पंचायत सदस्य का तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न घरों पे जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों का दुख सुख जान रहे हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में इस समय हम मौजूद हैं रणविजय सिंह जी के पास, जो समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं और वर्तमान में भलवनी वार्ड नंबर 24 पश्चिमी मध्य से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। तो सर नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे प्रदेश समाचार चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौजवानों की आवाज को लगातार बुलंद कर रहे, एक युवा की आवाज को बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे युवा हैं उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए एक अच्छा आपने व्यवस्था किया। एक प्रोडकास्ट करने का जो आपका निर्णय था बहुत सराहनीय है। मैं भी प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत का, तो कहीं ना कहीं अपनी बात जनता से कहना चाहता हूँ। तो आप हम मिलकर एक माध्यम बने हैं, तो एक माध्यम जो बना है, इस माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं, क्षेत्र की चर्चाएं हैं, उस पर चर्चा होगी और आगे जो होगा हम लोग तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि ये प्रोडकास्ट है तो ये चर्चा के लिए ही बना होता है। जी सर। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने छात्र जीवन से एक युवा नेता बनने का सफर कैसा रहा? सर ये तो बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। जहां तक छात्र संघ की बात है तो भैया ललक तो बचपन से ही थी कि छात्र नेता हम लोग बने, छात्र संघ की राजनीति करें। लेकिन दरअसल बात क्या थी कि हम लोग जब इंटर फाइनल हुआ और यही आश्रम बरहज बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज, तो यहाँ छात्र संघ का चुनाव होता था। हम लोग वहीं जेनिथ सेंट्रल एकेडमी था, तो वहीं हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे वहीं पे। तो क्या था कि हम लोग सोचते थे कि छात्र नेता हैं, पोस्टर वगैरह हम लोग देखते थे तो मन में ललक होती थी कि चलिए हम लोग भी कभी राजनीति में आएंगे। तो क्या था कि बचपन से ही हम मतलब सोचते थे कि हम लड़ेंगे। तो क्या हाई स्कूल इंटर पास हुआ, उसके बाद छात्र संघ लड़ने का समय आया तो मैं तैयारी भी उस टाइप का कर रहा था। कई हमारे करीबी दोस्त और कई सारे नेता जो कई बार जिला पंचायत का चुनाव भी अभी लड़े हैं, हमारे कई मित्र हैं जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, महामंत्री भी रहे, चुनाव कई लोग हारे भी, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं एडमिशन करवाने गया, मैं ग्रेजुएशन करने गया, तो उसी साल या उसके एक साल पहले या उसके एक साल बाद चुनावी छात्र संघ का बंद हो गया। इस प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम चुनाव होता था, तो हर साल छात्र नेता निकलते थे। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तानाशाही करने वाले लोगों की सरकार है, तो छात्र संघ के चुनाव पे इन्होंने रोक लगा दिया है। तो मैं तो कहूंगा छात्र संघ बहाल करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। तो छात्र संघ बहाल के लिए अभी अवनीश यादव है, छात्र नेता है, ये लगातार लगे हैं, इलाहाबाद से लेकर पूरे प्रदेश में छात्र नेता लगातार धरना कर रहे हैं। लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार ना तो कुछ सुनाई देता है, ना तो ये लोग कुछ बोलते हैं। तो इस पे भी बहुत अच्छा सफर रहा। आपके छात्र जीवन से लेकर के आपको राजनीतिक में लाया कौन? आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए बात दरअसल ये है कि जब मैं इंटर पास किया, मैं इंटर में ही था अभी, तो उस टाइम समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो मैं ये सोच के पार्टी से नहीं जुड़ा कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है, या मैं तो बहुत छोटा लड़का था, मुझे राजनीति का ABCD भी नहीं पता था। मैं ऐसे समाजवादी पार्टी के एक दो जगह कार्यक्रम में आया जाया करता था। तो हमारी मुलाकात हुई माननीय पीडी तिवारी जी से। उस टाइम पीडी तिवारी जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही थे और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन तक पहुंचाते थे और पार्टी के लिए काम करते थे। तो पीडी तिवारी से हम जुड़े और हम पार्टी में लगातार काम करते रहे। और जिले के हमारे पूर्व वर्तमान में जिला अध्यक्ष है खुर्शीद आलम अंसारी, जो यूथ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी काफी अच्छी ट्यूनिंग थी, मुलाकात भी होती थी। तो लगभग 2017 में 16 या 17 में उन्होंने मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन कर रहा था। लगातार हम लोग पार्टी के लिए काम किए और आप राजनीतिक गुरु कह लीजिए तो कहीं ना कहीं बरहज विधानसभा में उस टाइम प्रेम प्रकाश सिंह जी विधायक थे, तो उनका बहुत कम यहाँ रहना होता था। तो यहाँ जो जमीन पे लोग वर्क कर रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं पीडी तिवारी जुड़ा था, वो भी विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। तो उनके माध्यम से मैं पार्टी की बात को जमीन तक पहुंचाता था और पार्टी के झंडा को बुलंद करता था। और उसके बाद पीडी तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं लंबा राजनीति में अपना 4-5 साल दिया भी, और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से और भी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि राम इकबाल यादव जी हो गए, जैसे बराज में विजय रावत जी हो गए, कनकलता सिंह जी हो गई, और भी डॉक्टर दिलीप यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो हो गए। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे संतोष यादव जी, जितने पदाधिकारी पार्टी के उस टाइम, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और मैं कहीं ना कहीं राजनीति में जब से आया तब से
अभी तक मतलब आज 12-14 साल हो रहा है, मैं कभी किसी नेता के खिलाफ या कभी वैसे भी कभी द्वेष नहीं रखा और अभी भी पार्टी में लगा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 24 में आप जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं जी, और विभिन्न गांव में आप घूम रहे होंगे, क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे। जी, जी। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सड़क, बिजली, जी। स्वास्थ्य जी, जी। या नाली, इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर देखिए, हमारे वार्ड में समस्या की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात कही है, तो हमारे क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वो लगभग जहाँ जो तक आपके मुझे ग्राम सभा में ही? मेरे ग्राम सभा में ही है। जहाँ तक मुझे पता है कि वो 70 बेड का हॉस्पिटल है। वो समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो माननीय प्रेम प्रकाश सिंह जी विधायक थे। पार्टी के नीतियों और नेतृत्व के द्वारा वो हॉस्पिटल यहाँ मतलब जिस भी तरीके से बनाया गया, यहाँ पास हुआ और काम हुआ और हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। अब क्या है, वहाँ लगभग 70 बेड का हॉस्पिटल है, लगभग 200 रूम है, पानी की टंकी है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल कबाड़ा बना हुआ है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ कोई मतलब बड़ा डॉक्टर नहीं आता है। वहाँ प्यून या कोई कर्मचारी आता है, एक मेड टाइप का कोई आता है, वो पहले खोलते हैं लोग, वो भी दोपहर में कभी बंद हो जाता है। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान के पेपर में आया था, दोपहर में ही कभी बंद हो जाता है, शाम तक कभी चलता ही नहीं। इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी की भी व्यवस्था है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर आते हैं तो वहाँ रुकते नहीं है, वो 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। वहाँ कई सारे डॉक्टर पेमेंट भी ले रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ अभी, और आगे पता चलेगा तो उस पर कार्रवाई भी कुछ ना कुछ होगा। मैं उसके लिए आंदोलन हेतु बाध्य भी हूँ, क्योंकि मैं आम जनता के लिए हूँ। मेरे ग्राम सभा का भी मामला है और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए जब हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं होंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होगा, वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तो डॉक्टर सिर्फ पेमेंट लेने के लिए बैठे क्या? ये तो सबसे बड़ी लूट है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य से इंपॉर्टेंट है क्या? जब स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो हम और आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप कैसे चलेंगे ठंडी में, बताइए। तो इस हॉस्पिटल के लिए तो आपके कहने का मतलब है कि अगर जिला पंचायत सदस्य, अगर जनता आपको चुनाव जिता के भेजती है, तो सबसे आपका पहला मुद्दा ये रहेगा कि इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू करवाना और जितने भी कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त हैं सरकारी कागजों में, उनको यहाँ पे आपके संघर्षों के द्वारा यहाँ पे बैठाना और लोगों को जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लाभ दिलवाना स्वास्थ्य का। बिल्कुल। जैसे मेरा ये है कि यदि मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता मुझे उस लायक बनाती है। जैसे देखिए, चुनाव एक अपना अलग विषय है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पिछले 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक समाजवादी पार्टी का युवा कार्यकर्ता भी हूँ और जेड जेन का जो जिक्र होता है बार बार, जनरेशन भी जेड जेन की जो है, मैं उसी जनरेशन से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य बनता है कि जो हॉस्पिटल है, सड़क है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूं। वहाँ जो डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, जो उसकी व्यवस्था है, फैसिलिटी है, वो तो मिलनी चाहिए ना। वो मिलेगी तभी तो जनता को लाभ मिलेगा। जनता सिर्फ वोट करने के लिए नहीं है, जनता को उसका हक भी चाहिए। तो वो चुनाव अपना अलग विषय है। चुनाव जीतते हैं तो भी हम लोग मजबूती से और आएंगे, और यदि जनता का वैसे भी प्यार है, अभी तो आरक्षण की चिंता है, आरक्षण भी देखना है, वैसे भी हम लोग हॉस्पिटल के लिए पूर्व में भी कई बार कार्यक्रम किए हैं और बहुत जल्द ही उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की कि बिजली की लो वोल्टेज की बहुत समस्याएं होती हैं, और किसी भी ग्राम सभा में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 दिन 15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाते हैं। लोगों को इन सब चीजों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से कैसे आप निदान करेंगे? देखिए, जहां तक जिला पंचायत के चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जिला पंचायत के चुनाव में जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं या जो जिला पंचायत जीते हुए लोग हैं, तो क्या है, आप जब चुनाव जीत जाते हैं तो आपके जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो प्रतिनिधि क्या करता है कि यदि जेई से बात करनी हो, एक्सीएन से बात करनी हो, तो प्रतिनिधि बात करके जल्दी वो काम करवा देता है। यदि कोई प्रत्याशी है, सामाजिक व्यक्ति है और अधिकारियों पे, एक्सीएन पे, जेई पे या किसी से कहता है कि फला गाँव का ट्रांसफार्मर खराब है, आप फला गाँव में ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए, तो वो क्या है कि इस समय कर्मचारी बहुत ढीले पड़ गए हैं, डमी टाइप के हैं, बहुत कमजोर हैं। तो कहने का मतलब कि, और तो सबको पता है कि कर्मचारी सिर्फ बैठ के सैलरी ले रहे हैं, और पूर्व में जो जर्जर तार है ट्रांसफार्मर में, जो सरकार तो बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, तो सरकार का आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? मीटर तो आप लगवा देंगे, मीटर तो आप लगवा देंगे, लेकिन आपको बिल तो टाइम पे चाहिए। हमारा प्रश्न सर ये है कि अगर किसी भी ग्राम सभा में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वहाँ के लोग समय से ट्रांसफार्मर लग नहीं पाता है, तो आपकी इसमें क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये, यदि मैं उस काबिल बनता हूँ तो ये बिजली की जो समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं उसके बढ़ोतरी की समस्या है, कहीं ज्यादा लोड है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर छोटा है तो उसके बढ़ोतरी का, कम केबी का है, ज्यादा केबी का करवाने का, तो हम लोग उस काबिल होंगे तो कहीं ना कहीं हर गांव में पोल की, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे अभी तक पोल नहीं गया, वहां तक बिजली पहुंची नहीं है, जो नए घर बने हैं गांव से बाहर, वहां बिजली नहीं है। तो बिजली की व्यवस्था हम लोग करेंगे ही करेंगे, पोल की भी व्यवस्था करेंगे और ट्रांसफार्मर की भी करेंगे, लेकिन अब जनता जनार्दन हम लोग को उस काबिल बनाए। वैसे तो हम लोग अभी भी, कोई कहता है तो अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि काम हो जाए, लेकिन देखिए पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। और
पूर्व में जो काम हुआ है, पूर्व में जो भी सरकारें नहीं है काम हुआ है भैया, तो वही अभी तक ट्रांसफार्मर, वही तार, वही वायर, सब कुछ वही चल रहा है। सरकार आज 8 साल हो गया ना भाजपा की सरकार को। 8 साल में सरकार जब पोल चेंज नहीं करवाएगी, तार चेंज नहीं करवाएगी, विद्युत क्षमता बढ़वाएगी नहीं, तो समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि लोड तो बढ़ता जा रहा है ना भैया। एसी है, कूलर है, हीटर है, तो इन चीजों पे मैं बहुत मजबूती से काम करूंगा। मैं प्रयास करूंगा, यदि जनता मुझे उस काबिल बनाती है तो मैं प्रयास करूंगा कि हर गांव में, हर टोले पे और 2-4 घर भी है तो वहां तक पोल पहुंचे, तार पहुंचे। और ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए मैं बोलूंगा, मैं जेई से व्यक्तिगत भी कहूंगा, किसी को समस्या हो तो मुझे फोन करें, मैं उसके लिए एक बार बात भी करूंगा और मैं उनके साथ जाऊंगा भी, और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, कदम से कदम मिला के क्षेत्र में चलूंगा। आपने क्षेत्र भ्रमण किया होगा और कई ग्राम सभा में आप गए भी होंगे, तो अभी तक आपके वार्ड में सबसे पिछड़ा ग्राम सभा कौन सा है, जिसमें आप जीतने के बाद आपको लगा होगा कि इस ग्राम सभा बहुत पिछड़ा है और इसमें ये कार्य होना चाहिए? देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो अभी हमारे बगल में ही कुई चवर है। कुई चवर एक बगल में ही गांव है। वैसे बिजली की समस्या तो वहाँ है, कीसा खाड़ है, लेकिन कई जगह क्या है, पोखरी वगैरह है, पोखरी वगैरह का निर्माण है, खड़ंजा वगैरह का निर्माण है। तो ये जहाँ चक्रोड वगैरह है, कई ऐसे घर है जहाँ तक सड़कें अभी तक नहीं पहुंची हैं, और कई जगह तो ऐसा है कि कागज में भी दर्ज है, कागज में भी सड़क दर्ज है और सड़क अभी तक वहां पहुंची नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे मामलों का निवारण करूं और हर जगह सड़क पहुंचे, हर जगह सुविधा मिले। और सबसे गरीब और कमजोर गांव भैया, वैसे तो हम लोगों का क्षेत्र गरीबी से जूझ ही रहा है, शिक्षा से जूझ ही रहा है, लेकिन मेरे नजरिए में अभी ऐसा कोई नहीं रहा है। वैसे गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन गाँव तो ऐसा मैंने कभी नोटिस नहीं किया है क्षेत्र में कि मतलब कौन सा ऐसा है। हम लोग जब पॉडकास्ट करने आपका आ रहे थे, तो भलुआनी कुछ लोग, कुछ गार्जियन मिले हमें, जिन्होंने कहा कि रणविजय भैया से हमारा एक प्रश्न रहेगा कि अगर आपको वार्ड नंबर 24 की जनता जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताती है, अगर आपको भारी बहुमत से लोग जिता देते हैं, तो जो गरीब बहनें हैं, गरीब बेटियां हैं, जिनको मतलब यहाँ से देवरिया जिला काफी दूर है और प्रतियोगित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चियों को दूर भेजना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपको अगर जिला पंचायत सदस्य बनाया जाता है तो उन बच्चियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या आप कोई विशेष सुविधा? जी देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम समाजवादी लोग पहले से ही महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कन्या विद्याधन के माध्यम से, राष्ट्रीय दर्जी के माध्यम से और पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत लोगों का मदद किया गया, बहुत ऐसे लाखों बच्चियों का मदद किया गया। और रही बात मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र की, तो मुझसे जो होगा, यदि मुझे जानकारी होती है कि मेरे इस बहन का पेपर है या इस बहन को इस बात की समस्या है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं, देखिए भैया, चूंकि क्षेत्र में तो हम लोग घूमते हैं, लेकिन क्षेत्र में यदि कोई समस्या हम लोगों को पता चलेगी तो कहीं ना कहीं निवारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन पता नहीं चलेगा तो कैसे कोई होगा। यदि देवरिया किसी को एग्जाम देने जाना है, यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को कोई समस्या है तो मेरा नंबर है, मेरा रणविजय सिंह नाम है, सबको पता है, मुझे कोई कांटेक्ट करना, पूरी मदद बता सकते हैं। बिल्कुल, 91 61 22 81 64 मेरा फोन नंबर है। ऐसी कोई समस्या आती है तो मेरी बहनें या उनके परिवार के गार्जियन, जो भी मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा प्रश्न ये था कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बहन तैयारी करना चाहती हैं, उनके पास वैसी सुविधा नहीं है कि वो देवरिया जिला जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर सके, तो क्या आप अपने वार्ड में कहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करवाएंगे? देखिए, यदि मैं चुनाव जीतता हूँ जी, जैसे शिक्षा का व्यवस्था तो वैसे सबको पता है, इस समय पूरे प्रदेश में लचात्रस्त है, लेकिन मैं जिला पंचायत सदस्य होता हूं, मैं अभी तो उस काबिल नहीं हूं, क्योंकि संघर्षों का समय है, संघर्ष में सब कुछ चल रहा है। वैसे मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं जिला पंचायत सदस्य होता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे वार्ड में कोरोना चौराहा है, भलुनी है, टेकुआ है, बरौली है। ऐसा तो हो सकता है कि लाइब्रेरी की, कुर्सी की या बैठने पढ़ने की व्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और जैसे कोई तैयारी करने वाली बहनें हैं या भाई हैं, तो उनको उनके लोकल चौराहे पे या क्षेत्र में सुविधा ऐसी उपलब्ध करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया। एक समस्या और है ग्राम सभा में देखने को मिलता है कि चाहे जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि जो होते हैं, रोड और नाली तो बनवा देते हैं, लेकिन जैसे बरसात का मौसम आता है और जैसे पानी बरसता है, उसके बाद से रोड और नाली एक हो जाता है, ना पता चलता है कि रोड में नाली है कि नाली में रोड है। तो इन सब समस्याओं से कैसे आप निदान करेंगे लोगों का? जो हमारे जिला पंचायत के क्राइटेरिया होती है ना कि इतना आता है, आप ये काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो इस पे क्या होगा कि जल भराव की बहुत समस्या रहती है, नालियां भर जाती हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो ग्राम सभा के प्रधान होते हैं या मनरेगा के माध्यम से साफ सफाई होता है, मनरेगा चलता है ना, वो मजदूर भी होते हैं, उनकी सैलरी भी आती है गवर्नमेंट से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये प्रधान और मनरेगा के लोगों को या सफाई कर्मी जो है, विशेष इस चीज पे उन्हें नोटिस करना चाहिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में कर्मचारी तो नियुक्त है, जनता को ये सोचना चाहिए कि वो कर्मचारी है कौन जो मेरे वहां ड्यूटी करता है, उसको पकड़ना चाहिए, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, करवाना चाहिए। यदि ऐसा जल भराव होता है और मुझे सूचना मिलती है, वैसे तो हम लोग हमेशा से ये लड़ाई लड़ते हैं जल भराव के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन ऐसा होता है तो सफाई भी करवाया जाएगा। और यदि मेरे
अंदर में ऐसा कुछ चुनाव जीतने के बाद होता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि बरसात के पहले ही पूरे अपने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करवा दूं, एक बार नाली नाले की सफाई करवा दूं, जिससे आगे आम जनता को कोई समस्या ना हो। सर आपसे एक मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा जी कि तमाम युवा राजनीति में आते जी हैं जी बिल्कुल। और किन्हीं कारणों से वो टूट जाते हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संघर्ष के रास्ते पे कठिनाइयां तो आएंगी। जब मैं राजनीति में आया, मेरे पास बाइक भी नहीं थी और मैं पैदल जाता था, करुआना, करमटार, वहां से गाड़ी पकड़ना, पार्टी के कार्यक्रम में जाना, पैसे भी नहीं होते थे, वहां से फिर आना, लगभग ऐसे 4-5 साल चलता रहा। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। पार्टी में यदि जुड़े हैं या समाज में जुड़े हैं तो संगठन में काम तो करना पड़ेगा। आपकी विचारधारा सही रहनी चाहिए, आप अपने कर्म पथ पे अडिग रहने चाहिए, तब जाके आपको सफलता हासिल होगी। और युवाओं को मैं ये कहूंगा कि जब आप राजनीति में आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप जिसको नेता मान रहे हैं, किसी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो देखिए कहीं युवाओं का शोषण हो जाता है। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप जिसके साथ रहते हैं, आप जिसके साथ आते जाते हैं, या जिसके साथ भी संगठन में काम कर रहे हैं, आप एक बार इस पर पुनः विचार करिए कि आपका कहीं शोषण तो नहीं हो रहा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं है, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, आप जिस कर्म पथ पे निकले हैं वो काम हो रहा है कि नहीं। यदि आप शोषण हो रहा है तो आप अपना रास्ता बदलिए। और थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन एक दिन जीत भी होता है, एक दिन आपको लोग गाली भी देंगे, एक दिन आपको लोग नेता भी मानेंगे। तो संघर्ष करना ही आप लोगों का कर्तव्य है। और मैं युवाओं से यही कहूंगा कि आप जो संघर्ष कर रहे युवा हैं उनका साथ दीजिए और युवाओं से कुछ सीखिए और उन्हीं के साथ कदम से कदम मिला के चलिए जो युवा आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितने भी प्रदेश समाचार के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे आप इंजीनियर गोलू यादव जी हैं, आप एक बहुत अच्छे ही मतलब पत्रकार हैं, क्षेत्र में अभी युवा चेहरे हैं, अभी लगातार आप काम कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो आप लगातार ऐसे ही नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की, बहनों की आवाज को बुलंद करते रहिए। बाकी हम लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा इस चैनल के साथ है। जितने भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि बहुत अच्छे गोलू भाई हैं, हमारे गोपाल सिंह जो भैया हैं भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं। आप लोग हमेशा इन लोगों के प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। और प्रदेश समाचार के जो भी हमारे साथी हैं, सबको बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बधाई। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहिए। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, पूरे क्षेत्र की शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कुछ